नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान पूर्ण होने के बाद जो एक एग्जिट पोल आया है उसमें महागठबंधन को बढ़त दिलाई है और एनडीए को पीछे रखा है। और इसका क्या कारण है, इसमें कौन से फैक्टर काम आए, इन सारी परिस्थितियों पे मैं बात करूंगा। इसमें भाजपा कहाँ चूक हुई है, राष्ट्रीय जनता दल जो सत्ता के विरुद्ध जो विरोध था उसको नहीं भाप पाई, या एमआई जो फैक्टर है वो ज़्यादा वर्क किया, या बिहार के जो युवा है, सर्वे में ये भी आया कि बिहार के जो युवा 40 वर्ष तक के लोग हैं वो महागठबंधन को वोट देते हुए दिखाया गया है। इन सारे बातों पर मैं चर्चा करूंगा और समझने या बताने का प्रयास करूंगा कि कहाँ पे भाजपा की चूक हुई है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लड़ाई आमने सामने की थी। शुरू में तो भाजपा माने एनडीए के जो नेता हैं, चाहे जेडीयू हो या भाजपा हो, ये लोग ये समझे कि राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होगी और हम उसको आसानी से मात दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक मजबूत भूमिका में आती गई और तेजस्वी यादव उसमें एक फाइटर के रूप में, एक मजबूत नेता के रूप में उभरे और उनको वे एक सशक्त नेता के रूप में उनका उभार हुआ। शुरुआत में तेजस्वी, इसमें कोई शक नहीं है कि यादव के युवा के यानी ज़्यादातर युवा यादव वर्ग के जो युवा हैं उनको अपना नेता के रूप में देखते थे, उनमें अपना भविष्य देखते थे। और यादव मुस्लिम जो है वो भाजपा को किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते थे भाजपा के साथ, तो वो जो मजबूत है तो मजबूत उसको राजद दिखा तो राजद के साथ वो मूव कर गए। और ये जो परिणाम, क्योंकि ये मुस्लिम और यादव दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 30% के आसपास वोट शेयरिंग होता है, लोग 30% के आसपास के लिए फाइट करेंगे। अकेला ये दो वर्ग 30% के आसपास देगा। बाकी जो उनका समीकरण रहा है, कुछ राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, पंडित हो गए, बाकी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स है वहां से भी उनको वोट, तो नो डाउट वो एक बढ़त वाली कॉम्बिनेशन है। और राष्ट्रीय जनता दल की सबसे मजबूत यही है कि यादव और एमवाई फैक्टर सबसे उनका मजबूत फैक्टर है। अब राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो कहाँ से मजबूत दिखे, तो याद कीजिए जब उन्होंने सरकारी नौकरी का जिक्र किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं सरकारी नौकरी 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। और उसने ये भी बोला था कि कैबिनेट की पहली बैठक में मैं उसे पास करूंगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में उभरा, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी की वजह से पलायन ज़्यादा है। और भाजपा उसके बाद रोजगार के लिए बोला कि मैं 19 लाख रोजगार जनरेट करूंगा, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे मैं सरकारी नौकरी देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है, जो बिहार सरकार के कर्मचारी है, उनको सही वक्त पर से तनख्वाह नहीं दे पा रही है। तो आगे 10 लाख की और हम वैकेंसी कर लेंगे सरकारी नौकरी में, तो हम वो तनख्वाह कहाँ से देंगे। बीच में तेजस्वी ने इस पे बोला कि वो मैं विधायक
और सांसद का जो सैलरी है उससे काट कर मैं पूर्ति करूंगा, तो ये कहाँ से संभव? विधायक सांसद की सैलरी कितनी जाती है और उससे हम कितना काट कर कितने लोगों को दे देंगे? 200 आदमी का, 150 लोगों का भी हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे विधायक और सांसद की सैलरी काट करके। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन ये चीजें छोटी बातें लोगों में क्लिक की, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, बेकारी है और हर किसी को पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो एक जगह से आशा मिल रहा है, भले वो फ्यूचर में हो या ना हो। लेकिन युवाओं को लगा कि नहीं, हमें वो ये जब तेजस्वी जी आएंगे तो हमें सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी के मतलब कि अपना घर भी चला लेंगे और खेती बाड़ी भी कर लेंगे, तो मैंने नौकरी भी कर लेंगे और खेती बाड़ी भी कर लेंगे, हमारा ड्यूल हो जाएगा। तो वो अपने आप को वहाँ पर सिक्योर, रोजगार उनके समझ की बाहर की बात थी। तो ये एक प्राइम फैक्टर है। दूसरा, जातिगत समीकरण जो है वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के फेवर में है, तो वो एक भी एक फैक्टर है। लोग कह रहे हैं कि सब वर्गों ने ये किया, नहीं, मैं नहीं मानता कि जातिगत ध्रुवीकरण हुआ है। ये मैंने देखा है। जो नीतीश के जाति के लोग हैं, जो उनके अपने कोर वोटर हैं, अंत में उनके साथ माइग्रेट होने की कोशिश किए हैं। जो बीच में बिखराव था या साइलेंट था वो देखे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम किया है जहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त दिला सकती है या दिला रही है, जो दिख रहा है वो एलजेपी का जो फैक्टर है। क्योंकि एलजेपी ने इतना कंफ्यूज किया जो उनके भाजपा के कोर वोटर्स हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल जदयू खड़ी थी, वहां पे एलजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और ज्यादातर करीब 20 से ऊपर उम्मीदवार भाजपा से गए और सशक्त नेता लोग थे जो कि भाजपा के मजबूत कड़ी होते थे, वे लोग लड़े। और वहां पर हमने देखा है कि भाजपा का वोट जो असमंजस की स्थिति है, अंत में कुछ लोग, बहुत सारे भाजपा के वोटर्स हैं वो एलजेपी के साथ, जहां पे एलजेपी मजबूत स्थिति में थी वहां पे जाने की कोशिश की। और यही बिखराव राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्लस पॉइंट बना और एक सशक्त भूमिका में दिख रही है, एक मजबूत दिख रही है। इसका मुख्य कारण है एलजेपी का फैक्टर। एलजेपी 145 सीटों पर न खड़ा होती और न वो ज्यादा भाजपा जदयू को डैमेज करती। सबसे ज्यादा जदयू अगर डैमेज हुआ है तो वहां से हुआ है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको भाजपा पड़ा है, लेकिन भाजपा पे ज्यादा नहीं पड़ा है। दूसरा चीज, भाजपा की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि भाजपा के नेता वो जन नेता नहीं है, आम आदमी के नेता नहीं है। उनका बिहेव टोटल आम आदमी के नेता के रूप में नहीं मैं देखता हूँ। मैं विगत कुछ दिनों में कुछ मंत्रियों में ज़्यादातर नहीं जाता हूँ के करीब, लेकिन एक हमारे मित्र की वजह से जा गया तो लगा कि वो कहीं कहीं के राजे महाराजे हैं, उस तरह का उनका एटीट्यूड था। अरे देख लो, इनको इलाज करा दो। ऐसे नहीं होता है, आप जनता के नौकर हैं, आप देख लो इनको, आप इलाज करा दो। जो आपके साथ दिन रात कदम से कदम मिलाकर काम किए हैं, इस तरह से अगर आप कर्जकर्ताओं के साथ बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। जनता आपके साथ जाएगी, क्योंकि जिसकी कृपा दृष्टि से आपको मंत्री मिला है। और भाजपा के जितने मंत्री हैं, चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किए हैं उनको विश्लेषण करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं अपने आसपास अपने ही संसदीय क्षेत्र को मैं देखता हूँ, फर्स्ट टर्म में उनको जिताया गया, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म उन्होंने कुछ नहीं किया। छोटी छोटी कामें जो एक मुखिया और का काम हो वो काम उन्होंने किया। और वो काम एक सांसद से हम वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सांसद का काम होना चाहिए, एक अपने क्षेत्र में 6 से 7 विधानसभा सीटें होती है, 6 से 7 विधानसभा सीट में करीब करीब
अगर हम लें तो 6 दूनी 12, 15 लाख के आसपास से मतदाता, 20 लाख के आसपास होते, 15 से 20 लाख के बीच मतदाता होते हैं, और इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उसमें उन लोगों की एक्सप्रेशन, वो जो जानता है 15 से 20 लाख, उनको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये आप देने में असफल है तो आपको सांसद बनने का कोई हक नहीं है। एक विधायक अगर 5 से 8 लाख का विधानसभा क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में वो चीज नहीं कर पा रहा है, तो वो विधायक रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि बेसिक काम जो है, गांव की गली, रोड, सड़क, वो तो मुखिया और वार्ड का फंड मिल रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। आप नेशनल कनेक्टिंग रोड और नेशनल हाईवे, ये केंद्र सरकार की जो आधारभूत योजना है उसमें है, लेकिन सांसद का उसमें क्या रोल है? सांसद उसको उठा कर रखेगा, बताएगा कि हमारे क्षेत्र का ये है, वो अपना होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको कैसे करे कि हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी हम सही ढंग से काम कर रहे हैं, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन एक सांसद की क्या जिम्मेवारी है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, हम उनके सुख दुख, उनके आय को कैसे डेवलप करें, वहां पे क्या क्या लाए कि हमारा क्षेत्र विकसित हो। हमने तो सांसद को देखा कि एक पंचायत, एक ग्राम को गोद लिया, उस ग्राम के लिए कुछ नहीं किया, उसको और नरक बनाकर रख दिए। तो ऐसे सांसद को क्या हर बार मोदी जी ही मिलेंगे? मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा? यही हुआ कि बिहार के जितने विधायक हैं या मंत्री हैं बिहार के, जो ये अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तो उनका अंदरूनी राजनीति की वजह से उनका नाम हटा दिया गया, काट दिया गया। और ज्यादातर सांसद और विधायकों ने ये प्रयास किया कि जिला स्तर में जो भी जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष जो संगठन में है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने नहीं गए, नॉमिनेटेड किए गए हैं, ऊपर से थोप दिए गए। एक फॉर्म केवल इलेक्शन हुआ, लेकिन कोई कार्यकर्ता उसमें वोटिंग नहीं किया है। ऊपर से चुन लिया गया है कि 5 लोग हैं, सांसद ने बोला कि इनको चुन लीजिए, तो उनको चुन लिया गया। जहां विधायक साहब मजबूत हुए तो विधायक ने बोला ये हमारा जिला अध्यक्ष होगा, तो वो हो गया। यही स्थिति कांग्रेस बनी है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं दर्जनों ऐसे जिला अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष और ये मंडल अध्यक्ष का नाम गिनवा सकता हूँ, जो बिल्कुल उनका कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो राजनीति में हावी है, क्योंकि वो मंत्री सांसद की काफी नजदीक चापलूसी करते हैं, दिन रात उनकी सेवा आवाभगत में लगे रहते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि जनता से इनका कनेक्शन नहीं रहा, और भाजपा जिस फोर्स के साथ लड़ना चाहिए उस फोर्स से नहीं लड़ी। भाजपा में बिखराव दिखा है, और दोनों गठबंधन की अलग अलग सुर ताल रही है, दोनों का तालमेल बिल्कुल ही नहीं था। जोगी जी कुछ और बोल रहे हैं तो आपको नीतीश जी कुछ और बोल रहे हैं। एक मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहाँ का मुखिया नहीं बनना है। मोदी जी केवल एक धार दे सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो यहाँ के जो विधायक, सांसद, जो कार्यकर्ता, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा चीज, भाजपा अभी पूरे बिहार में इस स्थिति में है कि उसको अकेले दम पे लड़ना चाहिए, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ताओं का ये मांग भी रही है, जिससे कि भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मैंने अपने आप को ये पाते हैं कि कुंठा से ग्रसित हो जाता है कि मैंने इतना मेहनत किया, पता चला कि ये गठबंधन को सीट चला गया और मुझे कुछ करने को, फिर मैं उन गठबंधन के पीछे जा रहा हूँ। कब तक गठबंधन के पास रहेगा ये कहना मुश्किल है, और हमारा फ्यूचर क्या है। तो वो भी वहां पे वो भी उदास हो गया, वो गठबंधन के प्रत्याशी को हराने में लग गया। ये भी एक मुख्य कारण है।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा को सोचना होगा कि हमारी बिहार के राजनीति में कैसे भूमिका अदा हो। एक चीज और है, अगले हम 3 चरण के चुनाव में, पहले चरण में हम देखें और दूसरे चरण में और तृतीय चरण में, तो वोट का परसेंटेज में कोई खास डिफरेंस नहीं रहा है। 1 से 1.5% का डिफरेंस रहा है आपको 2015 के कंपेरेटिवली, और ऑलमोस्ट एवरेज देखा तो 57% के आसपास का ये हुआ है, जो कि संतोषजनक है। कोरोना का कोई प्रभाव नहीं दिखा, वो कोई मुद्दा ज़्यादा उभर कर नहीं आया। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से नीतीश सरकार ने कुछ करते हुए नहीं दिखा है, ये एक मुख्य कारण है। कोरोना काल में बिहारी मजदूर जो दूसरे राज्य से पलायन करके बिहार में आए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। पलायन करके आए तो जिस तरह से जोगी जी आगे बढ़ के उन्होंने मजदूरों के साथ मिल के, वहाँ के अपने जनता के साथ मिल के काम किया और जनता को उसको ठीक करने का प्रयास किया। नीतीश जी वहाँ से बचते हुए दिखे। उनका ये था कि जो जहाँ है वहीं रहो, हम वहाँ हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब एक मूवमेंट बन जाता है कि नहीं मुझे अपने घर जाना है, तो यहाँ पे आगे निकलना होता है। योगी जी ने उसको भापा और नीतीश जी ने उसको रोकने का प्रयास किया। हर जगह सिद्धांत काम नहीं करती है, आपको जनता के हिसाब से, जनता के मांग के हिसाब से आपको काम करनी होती है, जो नीतीश जी नहीं कर पाए। एक चीज है, नीतीश जी पूरे कोरोना काल में वो अंडरग्राउंड एक तरह से रहे, बाहर फ्रंट फुट पर नहीं खेलते हुए दिखे। एक राज्य के मुखिया को जब राज्य में विपदा है तो मुखिया खुद बाहर निकलता है और उस विपदा को अपने हाथ में लेकर के जनता के सुख दुख में, वो काम नीतीश जी बिल्कुल ही नहीं किए। ये भी एक फैक्टर रहा है कि अपने आपको एज ए लीडर, एज ए नेता, बिहार के नेता के रूप में उन्होंने नहीं स्थापित कर पाया। और तीसरा एक कारण मान के, जो बाढ़ की स्थिति में जो बिहार सरकार जिस तरीके से टैकल की, इसके जो विधायक और सांसद जो है अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, ये भी अपने आप में एक हास्यपद है। जो सही ढंग से हम लोगों के पास फोन आते थे कि यहाँ पे ये स्थिति है और आप कुछ करवाइए, तो ये सोच लीजिए कि बिहार में क्या स्थिति थी। तो कुल मिला जुलाकर यही है कि जनता ने अपना मत दे दिया है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि लड़ाई जितनी हम आसान समझते हैं कि बहुत आसानी से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को जीतने जा रही है, उतना नहीं दिख रहा है। ओवरऑल हम टोटल एनालिसिस का विश्लेषण करें एग्जिट पोल का, तो नेक टू नेक लड़ाई है। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों पे चतुर्कोणीय लड़ाई है। वहां पे 1 से लेकर के 5,000 के बीच के जो जीत का अंतर होगा, ये बहुत हद तक स्थिति को बदलेगा। हम आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। बहुत जगह त्रिकोणीय लड़ाई देख रहे हैं, बहुत जगह चतुर्कोणीय लड़ाई भी देख रहे हैं, कि बहुत जगह निर्दलीय भी काफी अच्छा फाइट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। अंततोगत्वा देखिए, बिहार की जनता किससे अपना चुनती है, अपना किसी महागठबंधन को दे देती है, या फिर वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। लेकिन महागठबंधन एग्जिट पोल एक भी दिखा रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीए में आपको भाजपा को बढ़ते हुए दिखाया है और जेडीयू को गिरते हुए दिखाया है। तो इसका मुख्य कारण जो मैंने बताया था कि वो रहा है चिराग पासवान इसका मुख्य फैक्टर रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश से खैर नहीं। जो जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने लड़ा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दों को लेकर, तो वो एक फैक्टर यहाँ पे वर्क किया है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।